दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 15 दिनों में एक ऐसा स्टेट में 2 बार गए, 2 बार दौरे पर गए, जो देश का अपेक्षाकृत एक छोटा स्टेट है आबादी के हिसाब से, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई खास राजनीतिक असर भी नहीं है। हालांकि आरएसएस और बीजेपी पहले से काम करते रहे हैं। एक बार एक एमएलए भी जीता था विधानसभा में, लेकिन इसके अलावा कोई बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव उस इलाके में नहीं रहा है। और वो स्टेट है दोस्तों, आप अंदाज लगा सकते हैं, केरल। केरल में प्रधानमंत्री 2 बार गए, अभी बुधवार को भी वहीं थे। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं कि आखिर प्रधानमंत्री का केरल पर इतना क्यों ध्यान है। दोस्तों, वैसे तो औपचारिक भी कार्यक्रम था, शासकीय, लेकिन उन्होंने जो वहां के एक बड़े प्रमुख अभिनेता हैं सुरेश गोपी, जो राजनीति में भी अब दाखिल हो चुके हैं और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर थे, बीजेपी सरकार ने नॉमिनेट किया था, अभी नहीं है, अब कार्यकाल उनका खत्म हो गया है। तो उनकी बेटी की एक तो शादी थी जिसमें वो अभी गए, लेकिन इसके पहले भी जब गए थे 15 दिन पहले, तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी ने, सुरेश गोपी भी उनके कार्यक्रम में शरीक हुए और राजनीतिक लोगों से भी मुलाकातें हुई, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकातें हुई, मंदिरों में खूब उन्होंने विजिट किए, कई-कई मंदिरों में वो गए, पिछली बार भी, इस बार भी। और केरल के लोगों को एक तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जिसको पूरे देश में प्रचारित करते हैं बीजेपी के लोग, उस उनकी भी चर्चा की, उन गारंटियों की भी चर्चा की। तो मकसद बिल्कुल साफ था कि एक विजिट, ये जो विजिट है, शासकीय हो, प्रशासकीय हो, जो भी आप कहें, उसके बहाने राजनीतिक एक संदेश भी केरल वासियों को दिया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वजह है कि प्रधानमंत्री 20 संसदीय सीटों वाले केरल पर इतना ध्यान दे रहे हैं? ये कोई भी सवाल उठा सकता है, किसी के भी दिमाग में बात आ सकती है। दोस्तों, इसका मुझे जो कारण लगता है वो 2। पहली बात तो यह है कि केरल छोटा प्रदेश जरूर है, लेकिन देश का सिरमौर प्रदेश है तो नीचे, अगर ऊपर से देखेंगे तो। अगर दिल्ली राजधानी की तरफ से देखें तो नीचे है, लेकिन विकास के मामले में नंबर 1 है। विकास मतलब मानव विकास सूचकांक जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें यूरोप के कई देशों से वो कंपीट करता है। भारत में तो कोई स्टेट ही नहीं है जो केरल से कंपीट करे मानव विकास सूचकांक में। मानव विकास सूचकांक का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन जो स्टेटस है लोगों का, वो। इसके अलावा भी कई अन्य क्षेत्रों में बेहतरीन परफॉर्मेंस है उस स्टेट का। दंगे फसाद बिल्कुल नहीं होते हैं आमतौर पे, हाल के वर्षों में तो बिल्कुल नहीं देखा गया। टकराव धर्म के नाम पर और इस तरह के जो होते हैं कम्युनिटी और जाति के नाम पर आमतौर पे नहीं है। छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, वो तो हर जगह होती हैं, वो तो अमेरिका में भी हो जाती हैं, यूरोप में भी आजकल होने लगी हैं। तो ऐसे स्टेट पर क्यों प्रधानमंत्री का इतना ध्यान है, खासकर राजनीतिक जो उनके कार्यक्रम हैं वो वहां अगर लग रहे हैं तो कोई तो बात होगी। दोस्तों, तो मैं जो अपना आकलन कर पाया उसके कारण 2 लगते हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हमेशा से रहा है कि वो कम्युनिस्टों को, लेफ्टिस्ट जो लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, उनको अपना बहुत ही प्रमुख एक राइवल तो आप क्या कहिएगा, उससे भी आगे बढ़कर एक शत्रुवत, यानी एक 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 पॉलिटिकल एनिमी के तौर पे देखते हैं। और उनको लगता है कि कम्युनिस्ट जो है राजनीतिक तौर पे वो उनके एनिमी है, या ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसी जमात है जो जो उनके लिए अच्छी नहीं है, वो नापसंद है। तो एक तो केरल एकमात्र दुर्ग अभी तक लेफ्ट का बचा हुआ है देश में। बंगाल तो लगभग खत्म है, फिर से वो कर रहे कोशिश, लेकिन पता नहीं अभी क्या होगा भविष्य। त्रिपुरा में डिमोलिश कर दिया उन्होंने। तो त्रिपुरा में मानिक सरकार जैसे बेहद पॉपुलर, ईमानदार, समर्थ मार्क्सवादी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री जो रहे, उनके होते हुए और सीपीआईएम के बहुत स्ट्रांग संगठन के होते हुए भी बीजेपी ने डिमोलिश कर दिया। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो वाकई खत्म किया। और आज
भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है। एक तो ये कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी का या आरएसएस का जो टॉप नेतृत्व है उसकी नजर केरल पर है कि इसको भी खत्म किया जाए, लेफ्ट का प्रभाव जो है, लेफ्ट का दबदबा जो है उसे खत्म किया जाए और लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी हो जाए। एक ये मकसद हो सकता है, ये मैं आकलन अपना बता रहा हूं। और दूसरा कारण हो सकता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी शायद पूरी तरह विश्वास नहीं है, भले ही उसके नेता कह रहे हो कि हम 400 सीट लाएंगे, हम 350 सीट लाएंगे, हम इतनी सीट लाएंगे, लेकिन उनको शायद ये भरोसा नहीं है कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर आ जाएगा 2024 के चुनाव में। तो उनको लगता है कि हिंदी हार्टलैंड में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश तो बहुत अच्छी स्थिति में है उनके लिए, लेकिन बिहार के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, झारखंड के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी परफॉर्मेंस उनकी बेहतर होगी, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में जो मध्य भारत है, आई मीन वहां भी उनकी स्थिति इतनी शानदार नहीं हो सकती है जितनी उत्तर प्रदेश की बात सोच सकते हैं या गुजरात की बात सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के टॉप लीडर होने के नाते और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी सरकार के, भारत सरकार के, उनको यह लगता होगा कि क्यों ना हम जो अन्य प्रदेश हैं जहां हमें सीटें नहीं मिलती हैं वहां भी 2-3 सीटें निकाली जाएं, हर जगह से कुछ अलग अलग पॉकेट्स बनाए जाएं। और आरएसएस का फीडबैक हो सकता है कि उन्होंने त्रिशूर से लेकर और पालघाट से लेकर के और अन्य कई इलाके ऐसे हैं, खास करके आई मीन कासरगोड है, पालघाट है, त्रिशूर है, त्रिवेंद्रम है, पत्तनमतिट्टा है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इन इलाकों में आरएसएस बीजेपी का आधार एक्सपेंड किया है, थोड़ा बढ़ा है। तो बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री को यह लगता है कि अगर वो लगातार इधर जाएंगे तो उसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो देश में कम्युनिकेशन का क्षेत्र है, मीडिया है, उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक तस्वीर है, जो एक छवि है, वो काफी प्रचारित की गई है। और जो आम आदमी है वो आमतौर पे बीजेपी को भले ही पसंद न करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बारे में वो बहुत सारी चीजें सोचता है और जो टीवी में बताया जाता है उसका कहीं ना कहीं असर भी पड़ता है। तो बीजेपी उनको हर जगह सामने रखती है, हर जगह उनको भेजती है। निश्चित रूप से वो पार्टी के एक कार्यकर्ता भी तो हैं प्रधानमंत्री के अलावा। तो आरएसएस बीजेपी के एक टॉप नेता के तौर पे माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को उन हर जगहों पर उनका उपयोग पार्टी करना चाहेगी जिन इलाकों में अभी उतनी संभावनाएं आम नेता के काम करने से नहीं बन सकती हों। तो प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो उसका असर पड़ेगा, ऐसा एक बात कही जा रही है और इसीलिए वो लगातार उन इलाकों में जा रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊं कि जो सुरेश गोपी हैं, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े एक सितारा नेता के तौर पे उभर रहे हैं केरल में, वो त्रिशूर से चुनाव लड़ने की उनकी बात है। लगभग तय है कि त्रिशूर से वो चुनाव लड़ेंगे, हालांकि कामयाब नहीं हो सके थे पहले, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि वो टक्कर में हो सकते हैं। वो जीते हारे वो तो बात की बात है, लेकिन टक्कर में हो सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से कासरगोड है, पालघाट है और पत्तनमतिट्टा है। इन इलाकों में, इवन त्रिवेंद्रम में, इन इलाकों में भी पार्टी पिछले चुनाव में भी अगर देखा जाए 2019 के, उसने अपना वोट परसेंटेज बढ़ा लिया था और जिन इलाकों में पहले वो 5 से लेकर 10% तक वोट पाती थी, उसमें उसका वोट परसेंटेज 25 से लेकर 28 तक चला गया। तो ऐसी स्थिति में बहुत संभव है कि भारतीय जनता पार्टी इन 5-6 इलाकों को केंद्रित करे और इन पर अपने उम्मीदवारों को उतारकर और मैसिव कैंपेनिंग करे, प्रधानमंत्री को ऐसे इलाकों में भेज करके या उनसे उनका कार्यक्रम लगा करके पार्टी एक तरह से रिहर्सल कर रही है कि कितना अचीव वो कर पा रही है। पिछले दिनों ये भी एक र्यूमर ही कहेंगे क्योंकि इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक गलियारे में दक्षिण के ये बात थी कि प्रधानमंत्री वाराणसी के अलावा दक्षिण के राज्य में एक जगह कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं और इसके लिए कन्याकुमारी या त्रिवेंद्रम की बात की जा रही थी। लेकिन हमने देखा किसी दक्षिण के ही अखबार में कि जो पार्टी के
प्रभारी हैं वहां प्रकाश जावड़ेकर, उनका बयान था कि इस तरह की बात नहीं है, ये सब अटकलबाजी है। प्रधानमंत्री दक्षिण में चुनाव लड़ने के बारे में अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं है, ये सामने आई थी। तो दोस्तों, केरल में बार बार जो प्रधानमंत्री का जाना आपको दिखाई दे रहा है, पिछले 15 दिनों में 2 बार, इसके पहले भी हो गए थे। तो ये कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर बेहद सीरियस है। यूडीएफ और सीपीआईएम लेड लेफ्ट फ्रंट यानी एलडीएफ, कांग्रेस का यूडीएफ उसकी अगुवाई में और एलडीएफ, इन दोनों के बीच में सीटों का तालमेल होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन बहुत सारे जो एलडीएफ और यूडीएफ के नेता हैं वो मानते हैं कि इस तालमेल न होना बेहतर है, क्योंकि अगर तालमेल होता है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और अगर दोनों आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, जो सेकुलर फ्रंट कहे जा सकते हैं एलडीएफ और यूडीएफ, तो लड़ाई इनमें होगी, बीजेपी बीच में नहीं आएगी और वो बहुत पीछे छूट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में एलडीएफ और यूडीएफ के नेता बहुत संभव है कि ये लड़ाई आमने सामने लड़ें और कोई गठबंधन न करें। अब यह देखना बाकी है कि अन्य राज्यों के बारे में, जो छोटे छोटे राज्य हैं, वहां के बारे में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है। क्या वो केरल की तरह उन स्टेट्स में भी जाते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट? अब मणिपुर में इतना सारा हो गया, लेकिन मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए। हालांकि मणिपुर में बहुत कम सीटें हैं, मणिपुर में 2 सीट है, मेघालय में 2 सीट है, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, सिक्किम में 1 है, त्रिपुरा में 2 है, असम में 14 है, अरुणाचल में 2 सीट है। नॉर्थ ईस्ट भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी पसंद की जो पार्टियां हैं, उनकी जो एलाई पार्टियां हैं, उनके साथ है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वहां भी पार्टी कोशिश करेगी कि किसी न किसी तरह से कुछ सीटें निकाली जाएं और ज्यादा सीटें उनके खाते में रहें। लेकिन राहुल गांधी की जो पदयात्रा मणिपुर से शुरू हुई है, उसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट नॉर्थ ईस्ट में देखा जा रहा है, इसलिए वो भी चैलेंजिंग इस बार है। तो देखना है कि प्रधानमंत्री ऐसे राज्यों में जहां आमतौर पे कम बड़े नेता जाते हैं, कैसे कैंपेन करते हैं आगे, ये दिलचस्प होगा देखना। तो आज दोस्तों इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।